हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो क्लॉक। इंडिया में आज़ादी से लेकर अभी तक ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और तत्कालीन लीडर्स द्वारा ऐसे कौन कौन से अहम फैसले लिए गए जिसकी वजह से इंडिया आज एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने में कामयाब रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। 1917 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और 2 साल बाद वो महात्मा गांधी जी से मिले और इसी के साथ उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। 1929 में उन्हें लाहौर में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया और उन्होंने संपूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1947 में आखिरकार भारत को आजादी मिली और जवाहरलाल नेहरू कहलाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आजादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, पर उस समय के सभी बड़े नेताओं ने उनका समर्थन नहीं किया और तब जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के सर माउंटबेटन, जिनका मोटो ही था डिवाइड एंड रूल, के साथ मिलकर बंटवारे की मांग की। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर नेहरू जी चाहते तो जिन्ना से बातचीत करके इस मुद्दे को टाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और बंटवारे को आसानी से होने दिया, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। आजादी के बाद नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर 562 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को आजादी, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। ज्यादातर सभी राज्य मान गए, सिर्फ 6 को छोड़ के, जो कि थे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, जोधपुर और ट्रावनकोर। हालांकि बाद में ये सभी राज्य मान गए सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, पर उनकी अधिकतर प्रजा कश्मीरी मुसलमान की थी। वह जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और स्थिति को हाथ से निकलता देख हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को लेटर ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हुए भारत से मदद मांगी। बदले में नेहरू जी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर दी। लड़ाई में भारत का पक्ष भारी होते हुए भी नेहरू जी इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले गए, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन ने दोनों राष्ट्रों को जल्द से जल्द सीज फायर करने को कहा और 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान हुआ। नतीजा भारत की जीत हुई और भारत ने नेहरू जी के नेतृत्व में कश्मीर का 2/3 हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। पर कश्मीर, जो कि 2 राष्ट्रों के बीच का मुद्दा था, अब वह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन के रह गया है। लेटर ऑफ एक्सेशन पर साइन करते वक्त राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लागू किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया गया और भारत के किसी भी धारा और कानून को न मानने का हक दिया। आजादी के बाद नेहरू जी ने भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर 299 सदस्यों की एक असेंबली बनाई और भारत का नया संविधान लिखा, जो कि 3 साल बाद संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। कहा जाता है कि सन 1953 के आसपास यूएसए और यूएसएसआर की तरफ से भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव आया, पर नेहरू जी ने अपनी अच्छी मित्रता का संदेश देते हुए चाइना का सपोर्ट किया और इसे ठुकरा दिया, जिसका खामियाजा भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू जी को क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की शुरुआत की। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, जिसे बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कह के भी पुकारते थे और इनके जन्मदिन पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसके तहत प्राइमरी एजुकेशन को बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी किया गया और उच्च शिक्षा के लिए एम्स, आईआईएम, आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थाओं की शुरुआत की। इन सभी सफलताओं के कारण नेहरू जी को 15 जुलाई 1955 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडस नदी और उसके 5 सहायक नदियों, पूर्व में सतलुज, ब्यास, रावी और पश्चिम में झेलम, चेनाब और इंडस को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा गया। भारत की तरफ से नेहरू जी और पाकिस्तान की तरफ से उनके राष्ट्रपति आयूब खान ने समझौते पे हस्ताक्षर किए। इसी बीच 17 दिसंबर 1961 में नेहरू जी ने अपने रक्षा मंत्री वीके मेनन के साथ विचार करके गोवा पर हमला करने का आदेश दे दिया और 36 घंटे तक सैन्य कार्रवाई चलने के बाद आखिरकार गोवा को 450 साल बाद पोर्चुगीज सरकार से आजाद करा के भारत की सीमा में मिला लिया गया। इधर इंडिया चाइना बॉर्डर के बिगड़ते हालात, तिब्बत पे चाइना का कब्जा और 14वें दलाई लामा और उनके साथ करीब 80,000 तिब्बतिन का भारत आ जाना और इन सब के साथ कई अन्य कारणों की वजह से इंडिया और चाइना के संबंध काफी बिगड़ चुके थे, पर इन सब के बावजूद भी नेहरू जी को भारत और चाइना के रिश्तों पर काफी भरोसा था
और इन सभी भरोसों को तोड़ते हुए 20 अक्टूबर 1962 में चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर दो तरफा हमला कर दिया और 32 दिन तक युद्ध चलने के बाद चाइना ने सीज फायर का ऐलान किया। भारत की तरफ से कोई भी तैयारी न होने के कारण भारत को यह युद्ध हारना पड़ा, जिसकी वजह से चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। चाइना के इस दो तरफे धोखे से नेहरू जी को काफी ठेस पहुंची और जिसके कारण उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी और 27 मई 1964 को हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को अहमदाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उनको नन्हे भी कहा जाता था। काशी विद्यापीठ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसे आगे जाके उन्होंने जातिवाद का विरोध करते हुए अपने सरनेम श्रीवास्तव की जगह लगा लिया, जो कि आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। देश के कई स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से शास्त्री जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा और अपनी जिंदगी के करीब 9 साल उन्होंने जेल में ही गुजारे। लाठी की जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की शुरुआत भी शास्त्री जी के द्वारा ही की गई। शास्त्री जी ने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जो कि काफी सफल रहा और इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में इतना आगे निकल गया कि वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गया और पूरे विश्व को मिल्क एक्सपोर्ट करने लगा। अंग्रेजों द्वारा लूटे जाने और बंटवारे की वजह से भारत में भुखमरी की हालत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। ऐसी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी शास्त्री जी ने डटकर मुश्किलों का सामना किया और बड़ी ही हिम्मत और बहादुरी से देश की बागडोर को संभाला और देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की और जय जवान जय किसान का नारा दिया। 23 सितंबर 1965 को इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता तय हुआ, जिसे ताशकंद समझौता कहा गया। 10 जनवरी 1966 को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अगले ही दिन उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। 1969 में इंदिरा गांधी ने देश के 14 सबसे बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, जिससे अब आम नागरिक भी बैंक की सुविधा उठा सकते थे। इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन को काफी बढ़ावा दिया और भारत को खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर बनाया। 1971 में इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराने में सहयोग दिया और पाकिस्तान से हुए जंग में इंडिया को जीत दिलाई, जिसके बाद इंडिया को अब पूरे वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में देखा जाने लगा। 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी के सरकार में इंडिया ने पोखरान में अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी कड़वाहट देखने को मिली। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया और 3 हफ्तों की मोहलत देते हुए जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा देने को कहा और साथ ही आने वाले 6 सालों तक किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने पे रोक लगा दिया। उधर अपोजिशन लीडर लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ी रैली की और इंदिरा गांधी पर सत्ता छोड़ने का काफी प्रेशर बनाया, पर इंदिरा गांधी सत्ता छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी और भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मदद से देर रात 26 जनवरी 1975 को आकाशवाणी से पूरे देश में 2 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया, जिससे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया गया। इन सभी कारणों की वजह से इंदिरा गांधी को अपना अगला इलेक्शन बुरी तरीके से हारना पड़ा। मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेसी और 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले अभी तक के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही पिछले 2 सालों में हुए सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया और आगे से कोई भी सरकार अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इमरजेंसी ना लगा सके ऐसे कानून को बनाया। मोरारजी देसाई इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में काफी सुधार लाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको 1999 में निशाने पाकिस्तान के खिताब से भी नवाजा। मोरारजी देसाई ने करप्शन और ब्लैक मनी को कम करने के लिए सन 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बैन कर दिया। इन सब के बीच इनकी पार्टी में काफी दरारें आने लगी, जिसकी वजह से चरण सिंह और उनके कुछ नेताओं ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से इनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और गिर गई। उधर चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अपना गठबंधन सरकार बनाया और कहलाए भारत के अगले प्रधानमंत्री। चरण सिंह को चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स भी कहा जाता है। चरण सिंह भी लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए और कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस खींच लिया। नतीजा चरण सिंह को भी मजबूरन
तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। 1980 के इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। 1982 में कांग्रेस पार्टी के एक नेता जरनैल सिंह भिंद्रनवाले ने बगावत करते हुए सिखों के लिए एक अलग राज्य खालिस्तान की मांग की और आतंकवाद के रास्ते पर चले गए और कुछ दिन बाद जाकर जरनैल सिंह ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। उनके कुछ साथियों ने सरकारी अधिकारियों पर भी हमला किया। यह सब देखते हुए इंदिरा गांधी ने 1 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल में अंदर घुसकर सभी मिलिटेंट्स और खालिस्तान समर्थकों को खत्म करने का आदेश दे दिया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कहा गया, जिसके कारण काफी बेकसूर लोगों की मौत हुई और गोल्डन टेम्पल को भी काफी नुकसान हुआ। इन सभी कारणों से सिख समुदाय इंदिरा गांधी से काफी नाराज था और 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बियन सिंह ने गोलियों से उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की मौत की सिंपैथी की वजह से कांग्रेस पार्टी को 514 में से 404 सीटों पर जीत मिली, जो कि आज तक की सबसे बड़ी जीत थी और इसी के साथ राजीव गांधी को इंडिया का अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। राजीव गांधी इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। सत्ता में आते ही राजीव गांधी को एंटी स्टेरॉइड्स का सामना करना पड़ा, जिसमें रूलिंग कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों का हाथ था, जिससे बेकसूर सिखों को ढूंढ कर मारा गया। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस लीक हो गई, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, जिससे 2 हफ्तों में ही करीब 8000 लोगों की मौत हो गई और जिसके दुष्परिणाम आज की जनरेशन में भी देखा जाता है। पर राजीव गांधी ने इसके खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और कंपनी के मालिक को भी आसानी से इंडिया से बाहर जाने दिया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो, जो कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला थी, के हक में फैसला सुनाया, जिसे कुछ मुस्लिम्स ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बताया और विरोध शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स के प्रेशर में आके राजीव गांधी ने 1986 में द मुस्लिम वुमेन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही उलट दिया, जिससे हिंदू समाज काफी नाराज हो गया। टेलीकम्युनिकेशन को इंडिया में लाने का क्रेडिट राजीव गांधी को ही दिया जाता है, जिसके बाद MTNL और BSNL की शुरुआत हुई। इनके कार्यकाल के दौरान श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहे थे, जिसमें LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम श्रीलंका से एक अलग देश एलम की मांग कर रहा था, जिसके कारण 1987 में इंडो श्रीलंकन पीस अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके तहत श्रीलंका तमिल लोगों की डिमांड मानने को तैयार हो गया और ऐसा करने पे LTTE को अपने हथियार इंडिया को सरेंडर करना था। पर LTTE ने हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा और जिसकी वजह से राजीव गांधी ने इंडियन आर्मी को लोगों की सेफ्टी और पीस बनाए रखने के लिए श्रीलंका भेज दिया। राजीव गांधी सरकार में पहले फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके VP सिंह ने राजीव गांधी पर स्वीडन डिफेंस कंपनी बोफोर्स से पैसे लेने और डिफेंस डील पास कराने का आरोप लगाया और विरोध करते हुए अपने पद और सरकार से इस्तीफा दे दिया। यह आरोप उन पर इतना तगड़ा था कि राजीव गांधी की सरकार गिर गई। VP सिंह ने अपनी नई पार्टी जनता दल बनाई और बीजेपी और लेफ्ट के साथ मिलकर नेशनल फ्रंट को फॉर्म किया और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चुने गए। VP सिंह को मिस्टर क्लीन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद आतंकवादियों ने VP सिंह के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी को किडनैप कर लिया, जिसके बदले में कई मिलिटेंट्स को रिहा करना पड़ा। कुछ दिन बाद VP सिंह ने फैसला किया कि वो राजीव गांधी द्वारा भेजे गए इंडियन आर्मी को श्रीलंका से वापस बुला लेंगे और पूरे ऑपरेशन को रद्द कर देंगे। उधर VP सिंह खुद गोल्डन टेम्पल गए और इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए सभी सिखों से माफी मांगी, जिसके बाद सिखों का आंदोलन काफी कम होने लगा। 15 अगस्त 1990 को VP सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन को बढ़ाकर 27% कर दिया, जिसके कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ कई अन्य यूनिवर्सिटीज के करीब 150 अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स ने खुद को जिंदा जला लिया, जिससे 63 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी लीडर LK आडवाणी सोमनाथ गुजरात से रथ यात्रा पे राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए निकल पड़े और ऐसा देखा गया कि जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी वहां पर बाद में एंटी रिलीजियस दंगे स्टार्ट हो गए और ऐसा कहा जाता है कि अगर उनकी रथ यात्रा कंप्लीट हो जाती तो बाबरी मस्जिद का टूटना कंफर्म था। इसीलिए बीच में ही PM VP सिंह के आदेश पर LK आडवाणी को समस्तीपुर बिहार में 30 अक्टूबर 1990 को अशांति फैलाने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया, जिससे नाराज होकर बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया
और वीपी सिंह की सरकार को बहुमत न होने पर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और भारत के अगले प्रधानमंत्री कहलाए। गल्फ वॉर में चंद्रशेखर ने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे लीड किया और अगस्त 1990 से अक्टूबर 1990 तक करीब 1,75,000 भारतीय नागरिकों को कुवैत से सही सलामत एयरलिफ्ट किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बुक है। इन सब की वजह से चंद्रशेखर को पार्लियामेंट अवार्ड से भी नवाजा गया, पर इनकी सरकार को भी कांग्रेस द्वारा सपोर्ट वापस लेने के कारण नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से चंद्रशेखर ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद राजीव गांधी, जो कि मई 1991 में चेन्नई में इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो एक महिला जो कि LTTE की समर्थक थी ने अपने शरीर पे लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिससे राजीव गांधी के साथ 20 लोगों की मौत हो गई। उसी दौरान इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, जिससे इंडिया के सारे फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो गए और इंडियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 हफ्तों के लिए ही पैसे बचे। राजीव गांधी की मौत की वजह से कांग्रेस पार्टी को सिंपैथी के कारण काफी वोट्स मिले, पर गवर्नमेंट बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसकी वजह से पहली बार कांग्रेस पार्टी को दूसरी पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। पीवी नरसिम्हा राव पहले नॉन गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। सत्ता में आने के बाद इन्होंने एक्स RBI गवर्नर मनमोहन सिंह को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपने पहले ही बजट में LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसीज की शुरुआत की, जिससे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व काफी तेजी से ग्रो करने लगा। उधर बीजेपी ने राम जन्मभूमि को एक अहम राजनीतिक मुद्दा बना लिया था। VHP विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि बाबरी मस्जिद, जो कि मुगल शासक बाबर द्वारा बनाया गया, वो राम जन्मभूमि के ऊपर है, और जिसकी वजह से VHP समर्थकों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिससे जातिवादी दंगे भड़क गए और राव सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे। इनकी सरकार में कई स्कैंडल्स भी हुए और आम जनता का भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत में कई सारे टेररिस्ट अटैक्स भी हुए। 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से नरसिम्हा राव ने मिलिट्री स्पेंडिंग्स को काफी बढ़ा दिया और टेररिज्म को काबू में रखने के लिए टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को इंट्रोड्यूस कराया। 1996 के इलेक्शन में बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभर के आई, पर अभी भी बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी सरकार बनाने का एक मौका दिया, पर वो 16 दिन के बाद भी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए और उन्हें रिजाइन करना पड़ा। फ्रेश इलेक्शंस को इग्नोर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस को सरकार फॉर्म करने का मौका दिया, पर उसने साफ मना कर दिया और जनता दल पार्टी को अपना समर्थन देते हुए कर्नाटका के CM HD देवेगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन HD देवेगौड़ा के कार्यकाल के दौरान काफी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली, जिसके कारण इनका ध्यान देश की डेवलपमेंट से ज्यादा अपनी कुर्सी संभालने में ही लगा रहा, जिसके कारण एक बार फिर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और HD देवेगौड़ा की सरकार गिर गई और उन्हें रिजाइन करना पड़ा। फ्रेश इलेक्शंस को इग्नोर करने के लिए सभी पार्टियों ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला और कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट को दोबारा समर्थन देने के लिए तैयार हो गई और शर्त रखी कि PM कैंडिडेट के लिए किसी और को सामने लाना पड़ेगा। और इसी के चलते देवेगौड़ा सरकार के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके इंद्र कुमार गुजराल को नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया। इसी दौरान CBI ने बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगाया और पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया, पर इसको बचाने के लिए PM IK गुजराल ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जोगिंदर शर्मा का ट्रांसफर करा दिया और अपनी सरकार को गिरने से बचा लिया। अगस्त 1997 में जैन कमीशन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें DMK द्राविड़ा मुनेत्रा कागजम, जो कि IK गुजराल सरकार में एक समर्थक पार्टी थी, पर तमिल मिलिटेंट्स का साथ देने का आरोप लगा और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने IK गुजराल को DMK मिनिस्टर्स को बाहर निकालने की मांग की, पर IK गुजराल ने साफ मना कर दिया, जिससे कि कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन विड्रॉ कर लिया और IK गुजराल को रिजाइन देना पड़ा। 1998 में फ्रेश इलेक्शंस हुए, जिसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आई और रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर एनडीए ने गवर्नमेंट फॉर्म किया और अटल बिहारी वाजपेयी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पहले नॉन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मई 1998 में भारत ने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी बढ़ने लगी, जिसको कम करने के लिए वाजपेयी जी ने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सर्विस स्टार्ट की
की। वाजपेयी जी ने कश्मीर में पीस बनाने की भी बहुत कोशिश की और लाहौर डिक्लेरेशन के तहत व्यापार और मित्रता को काफी बढ़ावा दिया। इसके बाद कुछ मास मिलिटेंट्स ने मिलकर पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जिसके बाद वाजपेयी जी ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान बॉर्डर पर मोबिलाइज कर दिया और प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक पास कराया, जिसके तहत इंडियन आर्मी किसी को भी सिर्फ शक के बेसिस पे अरेस्ट कर सकती थी। यहाँ कारगिल पर विंटर सीजन में हाई एल्टीट्यूड पर ठंड सामान्य से ज्यादा होने के कारण इंडियन आर्मी कुछ नीचे आ गई और इस बात का फायदा उठाते हुए कई मिलिटेंट्स और कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कारगिल पे घुसपैठ कर दी और बॉर्डर के कुछ पोस्ट पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसके विरोध में वाजपेयी जी ने भारतीय सेना को कारगिल भेज दिया और बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होने के बावजूद 3 महीनों के बाद सभी घुसपैठियों को खदेड़ा गया और सभी पोस्ट पर अपना कब्जा वापस से ले लिया गया। कारगिल के बाद जयललिता, जो कि AIADMK पार्टी की अध्यक्ष थी, ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से सिर्फ एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। कारगिल वॉर की सफलता के कारण बीजेपी को आम नागरिक का अच्छा समर्थन मिला और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। दिसंबर 1999 में टेररिस्ट ने दिल्ली टू काठमांडू की फ्लाइट को हाईजैक कर लिया और टेररिस्ट की आजादी की मांग की। कई मासूम नागरिकों की जान बचाने के दबाव में वाजपेयी जी ने मौलाना मसूद अजहर अहमद को रिहा कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने टेन्योर में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किए, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रोग्राम इन्होंने ही शुरू करवाए। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, जो कि प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए था, वाजपेयी जी के द्वारा ही शुरू किया गया। 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आई और रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस फॉर्म किया और सबको हैरान करते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज अ PM कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्स RBI गवर्नर, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर और प्रीवियस गवर्नमेंट में 6 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। उनके टाइम में इंडिया की GDP काफी तेजी से ग्रो करने लगी और 2007 में 9% GDP ग्रोथ रेट को अचीव करके इंडिया वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट ग्रो इकोनॉमी बन गई। 2005 में मनमोहन सिंह ने सेल्स टैक्स को हटा के वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। उसी साल मनमोहन सिंह ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत की, जिसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में गवर्नमेंट ने क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया। करप्शन को कम करने के लिए मनमोहन सिंह ने RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लागू कराया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया। जनवरी 2009 में मनमोहन सिंह ने UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड को भी इंट्रोड्यूस किया। इन सभी डेवलपमेंट्स के कारणों से यूपीए ने 2009 के इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया और मनमोहन सिंह को दोबारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पर मनमोहन सिंह सरकार अपने दूसरे टेनरशिप में करप्शन और स्कैम्स के आरोपों से घिरी रही। कुछ बड़े स्कैम्स में से एक था 2G स्कैम, जिसमें मनमोहन सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर A राजा पर यह आरोप था कि उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज को 2G स्पेक्ट्रम काफी चीप रेट्स पर बेच दिया, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 2007 में कांग्रेस के नेता सुरेश कलमाड़ी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान होने वाले खर्चों में करीब 1 लाख करोड़ का गफला किया। डिफेंस के लिए होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी पे ब्राइबरी और करप्शन जैसा आरोप लगाया गया। मनमोहन सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कोल मिनिस्टर भी थे, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उनके कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन न करने की वजह से गवर्नमेंट को करीब 2 लाख करोड़ का लॉस हुआ। इन सभी स्कैम्स और करप्शन के कारण कांग्रेस को अगले चुनाव में काफी बुरी तरीके से हारना पड़ा। 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। 2014 में इंडिया द्वारा भेजा गया मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया, जिसके बाद इंडिया मंगल ग्रह पर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गया। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में काफी सारे अहम फैसले लिए, जिसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है। मोदी जी के कुछ बड़े फैसलों में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, डीमोनेटाइजेशन, बैन ऑन ट्रिपल तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक इन POK, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A और हाल ही में CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जैसे फैसले शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।